फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का पीजीआई चंडीगढ़ में निधन। कोरोना नेगेटिव आने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। राष्ट्रपति और पीएम मोदी ने जताया दुख। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, नगर निगम के संविदा सफाई कर्मचारियों को किया जाएगा नियमित। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी। हरिद्वार में 20 से 21 जून को होने वाला गंगा दशहरा स्नान श्रद्धालुओं के लिए हुआ रद्द। हरियाणा में कोरोना के 209 नए केस, 36 की मौत। एमपी के 110 न्यू केस, 28 मरीजों की हुई मौत। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना मत्रा। बुलेटिन का आगाज करने के लिए उससे पहले आपको बड़ी और अहम खबर की ओर ले चलते हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, मिल्खा सिंह की कोरोना की वजह से निधन हो गया। तो यहाँ फिलहाल आपको ये बता दें कि चंडीगढ़ पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। अब जो खबर निकल कर आ रही है कि मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। तो यहाँ कोरोना से पीड़ित थे वो। कोरोना नेगेटिव आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी और 91 साल की उम्र में वो जिंदगी से जंग हार गए। यहाँ मिल्खा सिंह की तबीयत खराब थी। फिलहाल तबीयत खराब होने के चलते उनका निधन हो गया है। तो यहाँ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और पीएम मोदी ने दुख जताया है। कोरोना नेगेटिव आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आपको बता दें, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पीजीआई अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। बताते चले कि मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। हाल ही में उनकी पत्नी का भी निधन हुआ था। कोरोना नेगेटिव आने के बाद मिल्खा सिंह की तबीयत बिगड़ी थी। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। 91 साल की उम्र में जिंदगी से जंग हार गई हैं वो। जिस तरीके से कोरोना ने अपने अपनों की जिंदगी छीन ली, ऐसे में अब खबर निकल कर आ रही है कि मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। हाल ही में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई थी और फिलहाल अब उनकी भी मृत्यु हो गई है। कोरोना नेगेटिव आने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी मिल पा रही है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। चंडीगढ़ पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना से पीड़ित थे मिल्खा सिंह और अब उनकी मृत्यु हो गई है। आपको बता दें, जंग हार गए हैं वो जिंदगी की। जिस तरीके से कोरोना ने कईयों की जान ली है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जगतार सिंह भुल्लर जुड़ चुके हैं। जगतार जी, जिस तरीके से चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है कि मिल्खा सिंह कोरोना से पीड़ित थे और फिलहाल उनकी मृत्यु हो गई है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए कि ये देश के लिए बहुत ही जी मिल्खा सिंह उन्होंने जो अपने अंतिम जो सांस है वो रात के आसपास ली है और कोरोना से पीड़ित थे। और ये लिए बहुत कह सकते दुखदायी खबर है कि पिछले दिनी मिल्खा सिंह की जो पत्नी है कोरोना से मृत्यु हुई थी। ऑक्सीजन था वो ठीक था, आईसीयू से बाहर आ गए थे, लेकिन कल अचानक उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो इतना नीचे गिर गया कि वो हम उसके बाद जो पीजीआई के डॉक्टर की, लेकिन वो कोरोना की जो उनकी जो मृत्यु होगी, तो लिए काफी कह सकते हैं कि एक दुखदायी खबर है। और ये जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो तब वहाँ पाकिस्तान का इनका जन्म हुआ था। 1928 में पैदा हुए थे और 91 साल के थे। और ये इनके 15 भाई बहन थे। 8 भाई बहनों का माता पिता के समेत वहाँ दंगों में कत्ल हो गया था। तो फिर वो इंडिया आ गए थे। तब उन्होंने इतनी मेहनत की जो हमारे देश का नाम उन्होंने रोशन किया और कई इंटरनेशनल मेडल कह सकते कि जीते। और वो आजाद भारत के जो पहले एथलीट थे जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किया था। तो आज वो हमारे बीच में नहीं रहे और आज कह सकते कि उसका जो
अंतिम संस्कार वो भी किया जाएगा उनके पुत्र जी मिल्खा सिंह की तरफ से, जो खुद ही इंटरनेशनल प्लेयर है। तो ये पंजाब के लिए, देश के लिए, तमाम जितने भी स्पोर्ट्समैन उनके लिए ये एक बहुत ही दुखदायी खबर है। जी जगतार जी, जिस तरीके से उनका निधन हुआ बेहद ही दुखद खबर है। हालांकि हाल ही में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई। तो चले जगतार जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और इस खबर पर हमारे साथ बने रहने के लिए। तो ये सीधी तस्वीरें आपको पहुंचा रहे हैं, ये फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के घर की तस्वीरें हैं। आपको ANV न्यूज़ सीधी तस्वीरें दिखा रहा है। जिस तरीके से उनका निधन हुआ है बेहद ही दुखद खबर है, क्योंकि जिस तरीके से वो पूरे देश के लिए एक मिसाइल थे, आज उनका निधन हो गया है। जानकारी मिल पा रही है, फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का निधन हो गया है। आपको बता दें कोरोना से पीड़ित थे वो और कल रात उनका निधन हो गया है। PGI अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। हाल ही में उनकी पत्नी की भी मृत्यु हुई है। फिलहाल ये भी बताते चले कि दुखद खबर है और कोरोना नेगेटिव होने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ी थी। चलिए खबरों का आगाज कर लेते हैं। देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पिछले दिनों काफी तबाही मचाई। तेजी से संक्रमितों और मृतकों के आंकड़ों में भारी बढ़ोतरी हुई और अभी दूसरी लहर पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुई कि यहाँ एक्सपर्ट्स ने तीसरी लहर की चेतावनी दे दी है। तो यहाँ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि 3 महीने के बाद देश में तीसरी लहर दस्तक दे सकती है। आपको बता दें सरकार भी कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। लगातार इससे जुड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने भी केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम तीसरी लहर से ज्यादा दूर नहीं है। और देश में कोविड-19 के खिलाफ टीकाकरण अभियान के 154वें दिन पूरे हो चुके हैं और इस दौरान देश में एक अहम उपलब्धि हासिल की गई है। अब तक लगाई गई खुराकों की कुल संख्या 27 करोड़ से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की जानकारी दी। आपको बताते चले कि मंत्रालय ने कहा कि शुक्रवार को 18 से 44 आयु वर्ग के 19,43,765 लाभार्थियों को टीके की पहली खुराक दी गई, जबकि 70,989 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। देश भर में टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की बात करें तो उसके बाद से कुल मिलाकर 18 से 44 आयु वर्ग के 5,68,63,603 लोगों को पहली खुराक लगाई गई, जबकि 11,40,679 लोगों को दूसरी खुराक लगाई गई है। उधर नए कृषि कानूनों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन पर नरेंद्र सिंह तोमर का एक बार फिर अहम बयान सामने आया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान यूनियन के सामने एक शर्त रखते हुए कहा कि भारत सरकार किसानों से बात करने को तैयार है। कृषि कानूनों को निरस्त करने के अलावा यदि कोई किसान यूनियन किसी भी समय कानूनों के प्रावधानों के बारे में बात करना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करता हूं। आपको बताते चले कि तोमर MP के ग्वालियर दौरे पर पहुंचे थे। फिलहाल आपको ये भी बताते चले कि जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखी। देखिए, भगवान न करे कि तीसरी लहर आए, लेकिन तीसरी लहर नहीं आवे, इसमें हम इंसानों की जो जिम्मेवारी है उस जिम्मेवारी का निर्वाह हमें करना चाहिए। तेजी के साथ सब लोगों ने मिलकर वैक्सीनेशन करवाना भी चाहिए। दूसरे लोगों को वैक्सीनेशन करवाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। जो गलत फहमियाँ हैं उन्हें भी दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। हर व्यक्ति वैक्सीनेट हो जाए और अगस्त से किसी भी प्रकार की वैक्सीन की कमी नहीं पड़ेगी। अभी जून चल रहा है, अभी लगभग काफ़ी मात्रा में 51 लाख लोग को वैक्सीन रोज़ लग रही है और जुलाई में 72 लाख वैक्सीन प्रतिदिन लगेगी और अगस्त में इसकी संख्या और बढ़ जाए। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का बयान भारत से कांग्रेस को मुक्त करने की दिशा वाला बयान है, क्योंकि सारा देश धारा 370 के खिलाफ है।
कांग्रेस चाहे तब भी कांग्रेस की सरकार आने की कोई संभावना नहीं है, लेकिन अगर सरकार आए तब भी धारा 370 को अब दोबारा से बाहर करना हिंदुस्तान में संभव नहीं है। कोई कमी नहीं है। भारत सरकार किसान से वार्ता करने के लिए तैयार है। रिपील को छोड़कर एक्ट से संबंधित प्रावधान पर कोई भी किसान यूनियन आधी रात को बात करने को तैयार है तो नरेंद्र। उधर लोजपा अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव को सही ठहराया है। उन्होंने कहा कि पार्टी के संविधान के अनुसार चिराग पासवान न तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और न ही संसदीय दल के नेता है। पार्टी के संविधान के अनुसार जो चुनाव हुए वो पूरी तरह से वैधानिक है। उन्होंने कहा कि चिराग को इन बातों की जानकारी ही नहीं है। उधर लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हमें लोजपा की अंदरूनी लड़ाई से मतलब नहीं है। पार्टी के नेता और मुख्य सचेतक की ओर से अर्जी आई थी, इसलिए लोजपा संसदीय दल के नेता पद के बदलाव किया है। और ऐसे में आपको ये भी बताते चले कि अब चिराग पासवान की जगह पशुपति पारस लोकसभा में लोजपा संसदीय दल के नेता नियुक्त किए गए हैं। असली कौन है नकली कौन है, यही ना सवाल उठ रहा है। असली है वो गाना कोई था ना, असली नकली का गाना आप गा रहे हैं। पार्टी में संविधान है, देश संविधान से चलता है। देश का जो संविधान है उसके तहत लोकसभा, माननीय लोकसभा के अध्यक्ष के सचिवालय से नोटिफिकेशन हुआ कि असली लोक जनशक्ति पार्टी का संसदीय दल का नेता पशुपति कुमार पारस जी। इसको आप काट सकते हैं क्या? देश की चुनी हुई संस्था है ना लोकसभा, लोकसभा से तो ऊपर कोई संस्था नहीं है। तो लोकसभा सचिवालय से ये सर्टिफिकेट दिया गया कि असली लोजपा के संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस जी है। ठीक है, ये तो देश के संविधान के तहत हुआ। अब पार्टी का जो संविधान मेरा है वो संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर मैक्सिमम 2 से 3 वर्ष रह सकता है। कार्य समिति की बैठक में चूँकि लोकसभा के चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव हुआ और दल। उधर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कर्नाटक बीजेपी में अंदरूनी कलह है और राज्य के मुख्यमंत्री को हटाए जाने के लिए जोर पकड़ती मांगों के बीच सीएम येदियुरप्पा ने शुक्रवार किया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार को साफ किया कि इससे किसी तरह का कोई राजनीतिक कंफ्यूजन नहीं है। उन्होंने कहा कि 1 या 2 लोग मीडिया में बोलते हैं जिसे बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। उन्होंने कहा कि वो लोग शुरुआत में ही ऐसा करते हैं। यहाँ तक कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रभारी अरुण सिंह ने भी उनसे मुलाकात नहीं की। ऐसे में कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कैबिनेट के सदस्य दुखी नहीं है। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने यह भी कहा कि अगर कोई मुद्दा है तो हम उस पर चर्चा करेंगे और 2 से 3 सदस्यों को शक का निवारण करेंगे। ऐसे में बताया जा रहा है कि एएच विश्वनाथ के ऊपर प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। उन्होंने ये सब बातें भी कही हैं। जो हर्ट होते हैं उसको जरूर ध्यान देना चाहिए और समय आने पे अवश्य रूप से लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी और कुछ लोगों को समझाएंगे भी और कुछ के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। इसलिए सबको आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, कर्नाटक में हमारी सरकार है। सबको यह ध्यान देना चाहिए कि इतनी बड़ी पार्टी में सबको अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर बोलना ही है तो कांग्रेस पार्टी जो कि जमीन पे है कहीं नहीं और राहुल गांधी जी बिल्कुल तरीके से फेल हैं, उनके बारे में बोलो, उनके फेलियर के बारे में बोलो, सिद्धरमैया जी के फेलियर के बारे में बोलो, डीके कुमार, मतलब कांग्रेस पार्टी की है नहीं। अगर बोलना है तो उनके बारे में, फेलियर के बारे में बोलो। हमारे मोदी सरकार के जो नेतृत्व में जो काम हो रहा है उसके बारे में बोलो, अच्छे काम हो रहे हैं येदियुरप्पा जी के। उधर पंजाब की रोपड़ पुलिस ने शुक्रवार को कई करोड़ रुपए के अंतर्राज्यीय नकली रेमडेसिविर निर्माण रैकेट का पर्दाफाश किया, जिसमें किंगपिन सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले जो जीवन रक्षक एंटीवायरल दवा की निकली प्रतिकृतियों को भी कालाबाजारी करते थे। पुलिस ने इन शीशियों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई डिजाइन और पैकेजिंग सामग्री के अलावा 2 करोड़ रुपए की नकद सहित 4 कारों को बरामद किया है। यहाँ इस बात का खुलासा करते हुए पंजाब के डीसीपी दिनकर गुप्ता ने यहाँ प्रेस वार्ता भी की है। ये जो 6 मई ਨੂੰ भाखड़ा कनाल ਦੇ लगभग 3000 ਦੇ ਕਰਬ टोटल वायरस जो है जिस 'ਚ रेमडेसिविर, सिफेपराजोन एंटीबायोटिक और बाकी अनलेबल्ड वायरस जो रिकवर हुई सी, इस दे बेस ते पुलिस ने
पर्चा रजिस्टर करके SIT बनाई। SIT ने काफ़ी 1 महीने तो भी ज़्यादा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद केस नूं वर्कआउट किया है। इस बेसिक मोडस ऑपरेंडी यह निकल के आई है कि जो मेन एक्यूज़ड है मोहम्मद शावर तो ये बाकी जो एसोसीएट्स हैगे इन्हों फार्मास्यूटिकल लाइन का एक्सपोजर सी एक्सपीरियंस सी लगभग 5 साल का इन्हों को एक्सपीरियंस सी। तो इसने अपनी मार्केटिंग फर्म का जो है यूटिलाइज करके एंटीबायोटिक वायल्स जो है वो प्रोक्योर की एक कालम बेस्ड फर्म ते। उन एंटीबायोटिक्स वायल दे इन्होंने लेबल हटाए, लेबल हटा के जो फेक रेमडेसिविर के वायल्स दे इन्होंने जो एक लेबल तैयार किए सी वो सेम वायल्स के लेबल हटा के रेमडेसिविर के लेबल चिपकाते। बेस्ड ऑन डिमांड इन्होंने ये जो जितनी तैयार की सी वायल्स वो वक्-वक् थां ते अपने कॉन्टैक्ट्स नाल अपने सोर्सिज नाल संपर्क करके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब ते बाकी थां इन्होंने बेची। उधर ललितपुर जनपद की बात करें तो यहाँ लूट की घटनाएं कम होने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ आए दिन लूट की घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है और ऐसी ही घटना की बात हम ललितपुर की कर रहे हैं, जहाँ जनपद के ब्लॉक बिरधा के बरोदिया राइन के सजा मोजे पर हुई है। बताया जा रहा है कि जहाँ एक युवक को मोटरसाइकिल पर सवार 2 नकाबपोश बदमाशों ने बीच रास्ते में रोकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। युवक का कहना है कि वह पाली से अपने गांव उमरिया जा रहा था। रास्ते में 2 नकाबपोश बदमाशों ने युवक पर लोहे की छड़ से हमला किया, जिसके बाद युवक वहीं मर गया। बताया जा रहा है कि इसके बाद बदमाश ने युवक को बेरहमी से पीटा और युवक से पैसे मोबाइल लूटकर मौके से फरार हो गया। पीड़ित युवक शिकायत दर्ज करने पाली थाने गया तो युवक की कोई सुनवाई नहीं हुई। युवक ने पुलिस पर आगे आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस मेरी कोई मदद नहीं कर रही है, यहाँ लगातार मैं पुलिस थाने के चक्कर काट रहा हूँ। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई और कहा कि मुझे जान माल का भी खतरा है। साथ ही ये भी कहा कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। घटना हुई आपके साथ? मैं इलेक्ट्रॉनिक कागज सुधारने का काम करता हूँ और वहाँ से पाली गया था इलेक्ट्रॉनिक कागज सुधारने के लिए। वहाँ से लौट रहा था करीब 3 और 4 के बीच में, तो अज्ञात लोग नकाबपोश जो मेरे पीछे से आए, उन्होंने पीछे से सरिया मारा मेरे, और सरिया मार के मैं गिर पड़ा। गिरने के बाद 4 से 10 सरिया और दिए। एक सरिया मुँह में मारना चाहा, जिसको मैंने पकड़ा तो मेरी हाथ की गाड़ी फट गई। मतलब जान से मारने की पूरी नौबत कर रहे थे वो। और मेरा पर्स निकाला और मेरे मोबाइल जो था वो भी निकाल लिया। और कितने बजे थे? करीब 3 और 4 के बीच की घटना है ये सब। कितने पैसे थे उसमें? आप कितने पैसे? करीब 3500 रुपया थे और कुछ जरूरी कागजात थे, पैन कार्ड था, आधार कार्ड था। और मोबाइल भी छीन लिया? मोबाइल भी छीन लिया। और फिर इसके बाद थाने गए थे आप? क्या हो गया वहाँ पे? थाने में गया था, थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं की गई है। फिर आप कहाँ गए? फिर आप मैं एसओ साहब के पास गया था, मतलब कप्तान साहब के पास, तो वहाँ पे पाली थाना तक पहुँचे। बोले आपको सुनवाई की जाएगी, फिर उन्होंने सुनवाई कोई सुनवाई। यानी जो थाना देश जैसे जैसे अनलॉक की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है, लेकिन यहाँ तीसरी लहर की आशंका भी लगातार जताई जा रही है। लेकिन बावजूद इसके लोग अब भी सावधानी बरतने को राजी नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर मौजूद गाजीपुर सब्जी मंडी से आई ये तस्वीरें खुद ब खुद ये बयां करती हैं कि लोग किस तरह से कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नजर नहीं आ रहा। तस्वीरों में भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं, यहाँ कई बगैर मास्क के भी तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। हैरत की बात तो यह है कि तस्वीरें उस शहर से सामने आई जहां कोरोना महामारी के चलते जिंदगी बुरी तरह प्रभावित हुई। इस बीच पुलिस की मुस्तैदी भी इतनी भीड़ में कहीं नजर नहीं आई, जो अपने आप में बेहद ही चिंता का विषय है। कोविड-19 महामारी के वर्तमान समय में कोविड जागरूकता के साथ साथ सभी आयु समूहों का समय पर टीकाकरण खतरे को कम करने के लिए आवश्यक है। इसके लिए भारतीय सेना आवाम की शिक्षित करने के लिए कश्मीर के ग्रामीण इलाकों में घर घर जाकर जागरूकता अभियान चला रही है। तो यहाँ सेना शिविर बोनियार ने कोरोना को मात देने के लिए स्थानीय प्रशासन और PSC बोनियार के चिकित्सा अधिकारियों को विशेष टीकाकरण अभियान चलाने के लिए सहायता प्रदान की। बताया जा रहा है कि प्रशासनिक सहायता के साथ साथ सेना ने आवाम के लिए कोविड-19 स्वच्छता जागरूकता भी आयोजित की। ऐसे में लोगों को इन प्रयासों की भी जरूरत है। ऐसे में सभी लोगों ने उनका आभार भी व्यक्त किया। भारतीय फौज का बहुत शुक्रगुजार हैं। लास्ट हमारे गांव में किरनी बॉर्डर पे आके इन्होंने कैंप किया है और घर घर में आके टीका वैक्सीन लगवा रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं।
सुबह से तकरीबन 3 घंटे हो गए इनको पैदल चलते चलते, और यहाँ लास्ट घर है हमारे किरनी के, इन्होंने आके इन्होंने घर घर में वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो पाकिस्तान कितना दूर है? पाकिस्तान यहाँ से कम 100 मीटर दूरी पे है, ये पीछे साथ ही है। ये लास्ट घर है, लास्ट घर है अपने, इससे पीछे पाकिस्तान है। इससे पीछे ये पाकिस्तान है। हमारे नज़दीक बॉर्डर है, यहाँ आज तक कोई नहीं आया, यहाँ डॉक्टर कोई नहीं आए। फौज आई, फौज ने आके हमारे सब लोगों को वैक्सीन किया, 18 साल से लेकर 45 साल तक। हम बहुत फौज के शुक्रगुजार हैं, डॉक्टर साहब के भी शुक्रगुजार हैं बहुत, कि हमारे नज़दीक आन के इधर घर घर में घूम कर इंजेक्शन कराया हमारे लोगों। यहाँ सेना ने ग्रामीणों के लिए वैक्सीनेशन अभियान चलाया है, जिस तरीके से एक समाधान के रूप में वैक्सीन लगाना सामने आया है। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी के विधायक और राज्य के पूर्व मंत्री अमर कुमार बावरी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने यहां राजभवन मुलाकात की। राज्यपाल से मुलाकात के क्रम में शिष्टमंडल ने पश्चिम सिंहभूम के मझखांव थाना क्षेत्र के हाथमादोड़ गांव के कारवा बस्ती में रह रहे दलितों की समस्या से अवगत कराया, और इस अवसर पर उन्होंने साहिबगंज की रीता देवी पासवान के भूमि संबंधी मामले से भी अवगत कराया। के अंदर ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, विशेषकर दलित महादलित परिवारों के साथ, वहाँ के नागरिकों के साथ जो घटनाएं हो रही है, वो बड़ी घटनाएं जो आज के समय में है वो है चिरुडी जामताड़ा का मामला, जहाँ महादलित पूरी परिवार 3 महीने से निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं, अपने नेटिव लैंड से, अपने जमीन से विस्थापित होकर के। उनको घर नहीं मिल रहा है, जिन पे मुकदमे हुए हैं अनुसूचित जाति आयोग के दौरे के बाद भी प्रशासन ने 24 घंटे में गिरफ्तारी के बाद के खुलेआम घूम रहे, और इनको अपने घर वापस नहीं जाने को दिया गया है। उसी तरह से मझगांव चाईबासा में एक दलित को, जो सफाई कर्मचारी है, उसको जबरदस्ती सफाई करने के लिए दबाव बना करके एक विशेष समुदाय के लोग, जो 500 घरों की संख्या है, वहाँ 5-6 यहाँ भी दलित परिवार है, उनके घरों में जाकर के इनको मारते हैं, उनके साथ बदतमीजी करते हैं, बैट बल्ले से मारते हैं। SC/ST थाने में केस आता है, ज्यादा शब्द बताया गया है, लेकिन उसमें अभी तक केस दर्ज नहीं होता है। ऊपर से पुलिस प्रशासन की तरफ से दबाव बनाया जाता है, धमकाया जाता है कि भाई आप जो लोग हैं उनसे नहीं सकिएगा, आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए। ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ाने का काम पुलिस प्रशासन। तो राजस्थान की बात करें तो यहाँ राजस्थान के बहुचर्चित रकबर मोब लिंचिंग मामले में अलवर पुलिस ने गुरुवार रात 5वें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और इस मामले में 4 आरोपी पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं, जो कि फिलहाल न्यायिक अभिरक्षा में चल रहे हैं, और उन सभी के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया जा चुका है। आपको बताते चले कि अलवर के रामगढ़ क्षेत्र स्थित ललावंडी गांव में हुई रकबर मोब लिंचिंग की घटना से देश दुनिया में बवाल मच गया था। पूरे देश भर के मीडिया ने रामगढ़ में पड़ाव डाल दिया था। काफी दिनों तक यह मामला चला और जबरदस्त सुर्खियों में भी छाया रहा। रकबर मोब लिंचिंग मामले में 3 आरोपी परमजीत सिंह, धर्मेंद्र, नरेश के खिलाफ अलवर एडीजे संख्या 1 कोर्ट में सुनवाई अंतिम चरण में चल रही है, और इस मामले में हाई कोर्ट की तरफ से फिलहाल फैसले पर रोक लगाई हुई है। आज एक मुस्लिम नवल सनोप चंद्र, जाति मूर्तिकार ब्राह्मण, निवासी रामगढ़ रोड भागलपुर को गिरफ्तार किया गया है, जिसको गिरफ्तार करके न्यायालय पेश किया गया। अब तक कितने मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं? अब तक 4 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। और अब खबर हरियाणा के पलवल से है, जहां सरकारी नौकरी लगवाने के लिए लोगों को फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर ठगी करने के मामले का चांदहट थाना पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। तो यहां चांदहट थाना प्रभारी रामचंद्र जाखड़ ने ठगी के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और उनसे कागजात सहित अन्य दस्तावेज भी बरामद कर लिए हैं। आपको बताते चले कि पलवल जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत ने बताया कि मीसा गांव निवासी उमेश कुमार ने चांदहट थाना पुलिस को 7 अप्रैल 2021 को शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित का आरोप ये था कि पलवल अदालत में चपड़ासी के लिए आवेदन किया था, जिसमें उसे वेटिंग में रखा गया, लेकिन इन लोगों ने उसे फोन पर सूचना देकर फर्जी नियुक्ति पत्र जारी कर 26,000 रुपए उनसे हड़प लिए थे। इन दोनों के गिरफ्तारी उपरांत इनके दिल्ली के घर से ये सामान बरामद हुआ, और सामान में साफ साफ मैंने आपको दिखाया भी, अलग अलग विभागों की नकली अपॉइंटमेंट लेटर मिले हैं, जो कि खुद ही अपने घर पे प्रिंट करते थे, और उन अपॉइंटमेंट लेटर का नेट से देख लेते थे कि किस डिपार्टमेंट में कैसा लोगो होता है, कैसा थोड़ा सा एक
प्रोसीजर होता है अपॉइंटमेंट लेटर का सारा तो प्रॉपर बना के ताकि वो असली लगे। ये उन लोगों को टारगेट करते थे जैसे पीएन प्रदेश मुदई ने उमेश कुमार ने यहाँ आवेदन किया था 1 साल पहले, तो ये यहाँ की मेरिट लिस्ट में ना आके ये वेटिंग लिस्ट में था। तो ये पूरे इंडिया के उन लोगों को टारगेट करते थे जो कि अपॉइंटमेंट ना हो, मतलब उनका सिलेक्शन नहीं होता था लेकिन वो वेटिंग लिस्ट में होते थे, उन्हीं को ये फिर कॉल करते थे, उन्हीं को वही ठगने की प्रयास करते थे। और फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।